हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएसडी ऑनलाइन क्लासेस। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल आरएसडी ऑनलाइन क्लासेस में। असाइनमेंट के सोल्यूशन की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के शैक्षणिक सत्र 2021 माह दिसंबर असाइनमेंट नंबर 5 कक्षा 12वीं, विषय है हिंदी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल दिया हुआ है, समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? संक्षेप में समझा कर लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा, समाचार माध्यमों में कार्य करने वाले पत्रकार निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला है पूर्णकालिक पत्रकार। ये पत्रकार किसी समाचार संगठन के लिए निश्चित मानदेय के आधार पर काम करते हैं। ये एक से अधिक समाचार पत्रों के लिए भी कार्य करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये थोड़ा सा लिखना छूट गया है, इसको आप लोग कर लेंगे। एक से अधिक समाचार पत्रों के लिए भी कार्य करते हैं। ठीक है। दूसरा है अंशकालीन पत्रकार। ये पत्रकार किसी विशेष समाचार पत्र या संगठन के लिए निश्चित मानदेय के आधार पर काम करते हैं। ये एक से अधिक पत्रों के लिए भी काम करते हैं। ठीक है, तो देख लो, ये जो पूर्णकालिक पत्रकार है, ये पत्रकार समाचार संगठन के लिए निश्चित मानदेय के आधार पर काम करते हैं, जबकि अंशकालिक पत्रकार जो हैं ये किसी विशेष समाचार पत्र या संगठन के लिए निश्चित मानदेय के आधार पर काम करते हैं। ये एक से अधिक पत्रों के लिए भी काम करते हैं। तीसरा जो प्रकार है वो है फ्रीलांसर या फिर स्वतंत्र पत्रकार। ये पत्रकार किसी विशेष समाचार पत्र या संगठन के वेतनभोगी नहीं होते। ये भुगतान के आधार पर अलग अलग समाचार पत्रों के लिए काम करते हैं। चौथा है पेज 3 पत्रकार। बहुत से प्रमुख अखबारों के साथ साथ आने वाले सप्लीमेंट्स के पेज नंबर 3 पर अक्सर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ और अमीर लोगों की पार्टियों और लाइफस्टाइल की खबरें छपी रहती है। पेज 3 पत्रकारों का काम ऐसी खबरों की रिपोर्टिंग करना है। इसके अतिरिक्त खोजी पत्रकार, वॉचडॉग पत्रकार, खेल पत्रकार, फिल्म, टीवी, फैशन पत्रकार, आर्थिक पत्रकार, अपराध पत्रकार, पीत पत्रकार, एडवोकेसी पत्रकार, विज्ञान पत्रकार, ये भी सब क्या है, विभिन्न प्रकार हैं पत्रकारों के। प्रश्न 2 देखिए, इंटरनेट पर समाचार विषय पर आलेख लिखिए। तो उत्तर है, मनुष्य की दिलचस्पी सदैव ही अपने आसपास घटने वाली घटनाओं या समसामयिक घटनाक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त करने की रही है। मुद्रण तकनीकी के आविष्कार से पूर्व हरकारे और चारणकर्ता प्रमुख माध्यम हुआ करते थे समाचार प्रसारण के। मुद्रण के साधनों के विकास के बाद अखबार अस्तित्व में आए। फिर विज्ञान व तकनीकी के विकास के साथ समाचार पत्रों का स्थान ले लिया टेलीविज़न ने। अब वर्तमान में समाचार को जानने का पर्याय बदल चुका है। पहले केवल समाचार जान लेना महत्वपूर्ण होता था, बाद में खबरों का बहुआयामी पक्ष जानने की लालसा बढ़ी और वर्तमान समय में समाचार का पोस्टमार्टम शुरू हो गया है। इंटरनेट समाचार एवं इंटरनेट पत्रकारिता इसका एक ताज़ा उदाहरण है। इंटरनेट समाचार का तेज़ी से प्रसार होने के पीछे एक प्रमुख कारण है, एक क्लिक पर दुनिया भर की खबरें आपके हाथ में उपलब्ध होती हैं, वो भी अपनी क्षेत्रीय भाषा में। ना रिमोट दबाने की आवश्यकता, ना ही अखबार के पन्नों को पलटने की। वर्तमान युग के आपाधापी और अंधाधुंध विकास की दौड़ में शामिल मनुष्य के पास किसी चीज़ की कमी है तो वो है समय। ऐसे में समाचार सुनने या पढ़ने की फुर्सत किसी के पास नहीं है। इस स्थिति में इंटरनेट समाचार उनके लिए वरदान से कम नहीं है। इंटरनेट समाचार के तेज़ी से विकसित होने के पीछे एक अन्य मुख्य कारण है पाठक और दर्शक के साथ परस्पर संबंध। अन्य समाचार माध्यम चाहे वे मुद्रित हों या इलेक्ट्रॉनिक, उसकी तरह इसका पाठकों से रिश्ता एक तरफा नहीं होता। परंपरागत माध्यमों में किसी समाचार विशेष पर पाठक अपनी प्रतिक्रिया संपादक के नाम अपने पत्र से व्यक्त करता था, लेकिन इंटरनेट समाचार माध्यम में पाठक या श्रोता तत्काल समाचार विशेष पर राय जाहिर कर सकता है और संबंधित पक्ष भी इस राय पर तुरंत अपनी सफाई पेश कर सकता है। परंपरागत समाचार माध्यमों का पाठक श्रोता वर्ग व्यापक होता है, जिस कारण विज्ञापनदाता ठीक ठीक अपने लक्षित उपभोक्ता तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन इंटरनेट समाचार माध्यम से विज्ञापनदाता आसानी से लक्षित उपभोक्ता तक पहुंच सकता है। इस वजह से विज्ञापनदाता इंटरनेट समाचार माध्यम को ज़्यादा प्राथमिकता देने लगे हैं। अतः कहा जा सकता है कि अखबारों व टीवी पत्रकारिता के लिए इंटरनेट समाचार माध्यम एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में उभर रहा है, क्योंकि व्यवहारिक रूप से यह प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों माध्यमों को अपने में समेटे हुए है। इस प्रकार जहां इंटरनेट की सुविधा नहीं है, केवल उन क्षेत्रों तक इंटरनेट माध्यम की पहुंच नहीं हो पाई है, पर तेज़ी से विकसित होती तकनीकी की वजह से वो दिन दूर नहीं जब अखबार व टीवी पत्रकारिता पुराने समय के समाचार माध्यम बन जाएंगे तथा सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला माध्यम बन जाएगा इंटरनेट समाचार। प्रश्न 3 है, बच्चे की एकाग्रता कैसे बढ़ाएं, इस विषय पर एक फीचर लिखिए। तो उत्तर है, बच्चों का मुख्य स्वभाव उनकी चंचलता और जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है। इस वजह से वे एक ही जगह या विषय पर बहुत समय तक के एकाग्रता बनाकर नहीं रख पाते। अतः उनकी एकाग्रता बढ़ाने हेतु निम्नांकित उपाय किए जा सकते हैं। पहला है बड़े काम को छोटे छोटे भागों में विभाजन। बड़े काम को पूरा करने में ज़्यादा समय लगता है, बेहतर फोकस और अनुशासन की आवश्यकता होती है, इसलिए बच्चे उसमें रुचि खोने लगते हैं। यदि कार्य को छोटे छोटे भागों में बांट लिया जाए
तो वे आसानी से और रुचिपूर्ण ढंग से कार्य को पूरा कर सकते हैं। यह तरीका गृह कार्य करने, नया कौशल सीखने और घर के काम करने में उनकी रुचि विकसित कर सकता है। दूसरा है ध्यान भटकने न देना। बच्चों की एकाग्रता बढ़ाने के लिए ऐसा माहौल उनको देना जरूरी है जहां वे बिना ध्यान भटकाए अपना कार्य पूर्ण कर सकें। टेलीविज़न, तेज संगीत, शोर और मोबाइल फ़ोन बच्चों का ध्यान भटकाती है, इसलिए पढ़ाई के दौरान उन्हें इन चीज़ों से दूर रखना चाहिए। तीसरा है लक्ष्य पूरा करने के लिए समय निर्धारित करना। बच्चों को किसी कार्य को पूर्ण करने हेतु एक समय सीमा दी जानी चाहिए, जो ना बहुत ज़्यादा हो ना ही बहुत कम। ज़्यादा समय सीमा में वह पर्याप्त रुचि नहीं लेगा, कम समय सीमा में वह दबाव में उचित तरीके से कार्य नहीं करेगा। यद्यपि समय सीमा निर्धारण से वह उस तय सीमा में लक्ष्य को पूर्ण करने का प्रयास करेगा। चौथा है मेडिटेशन करना, ध्यान केंद्रित करना। किसी कार्य या लक्ष्य को पूर्ण करने में जितनी महत्वपूर्ण भूमिका शारीरिक क्षमता की होती है, उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका मानसिक क्षमता की भी होती है। मानसिक क्षमता में वृद्धि या एकाग्रता बढ़ाने में मेडिटेशन या ध्यान योग का महत्वपूर्ण स्थान है। पांचवा है संतुलित आहार व पर्याप्त आराम। लगातार किसी कार्य या लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहने में शारीरिक व मानसिक ऊर्जा की अत्यंत आवश्यकता होती है। शारीरिक दक्षता हासिल करने में शारीरिक गतिविधियों के अतिरिक्त संतुलित आहार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी प्रकार मानसिक ऊर्जा के पुनर्संचयन व शारीरिक ऊर्जा के पुनर्संचयन के लिए पर्याप्त आराम या नींद लेना भी उतना ही आवश्यक है। इससे शरीर व मस्तिष्क अपनी कार्य प्रणाली की मरम्मत आसानी से कर सकता है। प्रश्न 4 है निम्न काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो काव्यांश को आप प्रश्न पत्र से देख सकते हैं। प्रश्न पहला है काव्यांश का भाव सौंदर्य लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा काव्यांश में शायर माँ द्वारा बच्चे को नहलाने की क्रिया का वर्णन करते हुए माँ और बच्चे के पारस्परिक स्नेह का चित्रण करता है। माँ स्नेहपूर्वक अपने बच्चे को नहलाती है, उसके बाल संवारती है और कपड़े पहनाती है। माँ के ऐसा करने पर बच्चा बड़े प्यार से माँ की ओर देखता है। ख भाग है रुबाई छंद का परिचय देते हुए इस अंश की भाषा की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो रुबाई उर्दू भाषा का छंद है जिसकी पहली, दूसरी तथा चौथी पंक्ति क्या होती है? तुकांत होती है। इस रुबाई में गेसु, घुटनियों, कंघी, पिन्हाती आदि विशिष्ट शब्द प्रयुक्त हुए हैं। रुबाई में वात्सल्य रस का प्रयोग हुआ है। ठीक है। प्रश्न 5 है दूर के ढोल सुहावने होते हैं क्योंकि उनकी कर्कशता दूर तक नहीं पहुंचती, परंतु उनकी कर्कशता समीपस्थ लोगों को भी कटु प्रतीत नहीं होती, क्यों? लिखिए। उत्तर है दूर के ढोल सुहावने होते हैं क्योंकि उनकी कर्कशता दूर तक नहीं पहुंचती है, परंतु जब ढोल की ध्वनि के साथ आनंद का कलरव, उत्सव का प्रमोद और प्रेम का संगीत, इन तीनों का संगम हो जाता है, तब ढोल की कर्कशता समीपस्थ लोगों को भी कटु प्रतीत नहीं होती। वास्तव में इसका अर्थ होता है कि सत्य कड़वा होता है, अर्थात जब तक हमारा किसी बात या वस्तु से करीबी से सामना नहीं होता, हम प्रायः उसके बारे में सहज रूप से सरल व सुखद भाव ही रखते हैं, किंतु जब हमें उसको करीब से जानने या अनुभव करने का अवसर मिलता है, उसके प्रति हमारी सोच बिल्कुल विपरीत हो जाती है, क्योंकि प्रायः सच्चाई में कड़वापन सन्निहित होता है, फलता वह हमारे लिए अरुचिकर एवं कष्टकर ही होता है। प्रश्न 6 है असली वस्तु है हैट, खूंटी नहीं। लेखक के ऐसा कहने का क्या आशय है? उत्तर है उपर्युक्त कथन से लेखक का आशय है खूंटी अर्थात साधन या कला पक्ष या भाषा शैली। इसी प्रकार टोपी से आशय है सामग्री या विषय वस्तु। निबंध लेखन में प्रथमतः महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि लेखक के मन मस्तिष्क में विषय वस्तु आना चाहिए। यदि यथोचित वह सशक्त विषय वस्तु है तो भाषा शैली अपने आप उसके अनुरूप बनती जाती है, भाषा भावों की अनुगामिनी होती है। भावार्थ यह है कि लिखने के लिए एक विशेष मानसिक स्थिति की आवश्यकता होती है। निबंध रचना के लिए विषय महत्वपूर्ण नहीं होता जितना मन के भाव या आवेग। यदि मन में भाव है, आवेग है, तो उसकी अभिव्यक्ति किसी भी विषय के माध्यम से हो सकती है। मनोभाव हैट है और खूंटी विषय के समान। खूंटी या विषय कोई भी हो, कैसी भी हो, उस पर हैट या मनोभाव टांगा अभिव्यक्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार से असाइनमेंट का सलूशन यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ आने वाले जो फ्यूचर के असाइनमेंट्स हैं उनके सलूशन के लिए। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप में, स्कूल के ग्रुप्स में, और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है। थैंक यू सो मच।